ध लिखने में छात्र प्रायः ध लिखकर अनर्थ कर बैठते हैं। ऊपर बताया है कि ध का ऊपरी सिरा मुड़ा होता है, इसलिए द का ध के साथ संयुक्त रूप करने में या तो ध को ध की तरह लिखें या दोनों को अलग अलग लिखें। जैसे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, और इसको ऐसे लिखना है तो प्रसिद्ध, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ये लिखो या ये लिखो। अगर ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये गोला इसका दिखे और बीच में कट दिखे। प्रसिद्ध और प्रसिद्ध एक ही बात आती है। उसके बाद आता है इसी प्रकार ट वर्गीय पंचमाक्षर दो रूपों में लिखा जाता है। ये ण या ण ऐसा भी लिखा जाता है। एक तो ये लिखते हैं अपन, एक लिखते हैं ये। तो अगर इसको लिखना है तो इसके पास में लिखें बिल्कुल, तब ये दिखेगा। उसके बाद आते हैं अगले बिंदु पर कि उच्चारण में अ का भ्रम। कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं जिनमें अ की भ्रांति देखी जाती है। कहीं कहीं अ की भ्रांति हो जाती है। अ को हल्का यानी झटके के साथ बोला जाए, यद्यपि पूर्व में अ नहीं हो हैं तथापि तो यह कठिनाई नहीं होगी और शुद्धता भी बनी रहेगी। जैसे स्थान, स्मारक, स्तूप, स्कूल, स्थायी, स्तुति। जैसे स्कूल, यहाँ ई है नहीं है पर स्कूल पढ़ा जाता है। पर ऐसे भी बहुत सारे हैं जो इसको स्कूल पढ़ते हैं। मैंने खुद ने सुना है, इसको पढ़ते हैं स्कूल, स्कूल जाना है। वो स्कूल नहीं है, स्कूल है। शुद्ध पढ़ने के लिए जहाँ जो नहीं होता है उसको भी पढ़ लिया जाता है, उसके उच्चारण में शुद्धि और आसानी के लिए। जैसे स्पर्श, ये स्पर्श नहीं है, स्पर्श है ना। पर हम इसको सुविधा की दृष्टि से क्या पढ़ते हैं? स्पर्श। तो ये स्पर्श और स्पर्श वो सुविधा की दृष्टि से इसको स्पर्श पढ़ा जाता है। ई का जब ब्रह्म हो जाता है, जैसे ध्वनि पाठ में पढ़ा जा चुका है कि ई मूल स्वर है और ई दीर्घ स्वर है। मतलब ये हमारा लघु है और ये हमारा गुरु है। ये मूल स्वर है और ये गुरु स्वर है। गुरु स्वर कैसे बनता है? दो लघु मिलके एक गुरु बन जाता है। ई धन ई है ना। तो ई को स्वाराघात के साथ उच्चारित करने पर यह भूल नहीं होगी। ई की मात्रा से पूर्व के वर्णों को स्वराघात के साथ बाद वाले को झटके के साथ बोलने पर इसका स्पष्ट उच्चारित होगा, मतलब इसका उच्चारण स्पष्ट होगा। मति, म पर जोड़ ती को झटके से मति। इसी तरह गति, तिथि, बुद्धि, रीति, नीति आदि का उच्चारण करें। ई न रहते हुए भी इसकी उपस्थिति का भ्रम पैदा करने वाले शब्द हैं। जैसे स्त्री, अब स्त्री में लिखते हम सत्री हैं। ये सत्री कैसे? ये देखो स्त्री है ना, पढ़ते इसको स्त्री हैं, है ना। तो वो जो है वहाँ स से पहले ई का आना, जैसे प्यास, प से पहले ई का आना, ध्यान, ई का आना, ऐसे कई शब्द हैं। इसी प्रकार जो, त्यों, प्यार, ज्योत्सना,
क्या, हस्त, व्यापक, व्यूह, क्यों, व्याकरण आदि में ई की मात्रा न रहते हुए भी इसके होने का भ्रम रहता है। जहाँ मात्रा नहीं भी है वहाँ भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे कुछ सही शब्द हैं, अहिल्या, अहल्या, द्वारिका, द्वारका, है ना। द्वारिका भी बोल सकते हैं उसको, द्वारका भी बोल सकते हैं, पर शुद्ध है उसका द्वारका, पर हम द्वारिका कह देते हैं, वो ब्रह्म वाली बात होती है। अहिल्या का अहल्या, छिपकली, वास्तव में छिपकली है, और अहिल्या शुद्ध नहीं है, अहल्या शुद्ध है, पर हम अहिल्या कह देते हैं उसको। ऐसे छिपकली है पर छिपकली कह देते हैं, तो कहीं कहीं भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही देखिए नंबर 4 कहता है कि ऊ का ब्रह्म, कहीं कहीं ऊ का ब्रह्म देखा जाता है, जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में स में ऊ का ब्रह्म हो जाता है, स्वागत में ऊ का ब्रह्म हो जाता है, स्वप्न में ऊ का ब्रह्म हो जाता है। कहीं कहीं जो ब्रह्म उत्पन्न होता है वहाँ इस प्रकार की बात होती है। पर ब्रह्म भी क्या है, स्वागत का जब संधि विच्छेद करते हैं, स्वागत, तो सुधन आगत, सुधन आगत, तो इसमें ऊ आता है, ब्रह्म होता है पर ऊ भी आता है स्वागत में, इसलिए उसका ब्रह्म होना एक सामान्य बात है। ठीक है। अब छ और क्ष का ब्रह्म, हम जानते हैं कि छ एक स्वतंत्र व्यंजन वर्ण है, जबकि छ और क्ष संयुक्त व्यंजन, छ के उच्चारण में अ का आभास नहीं होता, लेकिन क्ष में ऐसा होता है। क्ष के उच्चारण में अ का आभास का कारण है क्ष की रचना या उत्पत्ति में अ की सहभागिता। क्ष कैसे बना, क श अ, इसलिए इसमें अ का आभास होना स्वाभाविक बात है। पर छ और छ अलग अलग है। क और श दोनों अस्वर व्यंजन हैं और अस्वर हैं, ये दोनों अस्वर व्यंजन हैं, ये स्वर है, इनसे मिलके क्ष बना है। यद्यपि दोनों में क और श स्वर नहीं है, तथापि उच्चारण करने में अ की उपस्थिति का आभास होता है, ये आभास इसमें होता है। छ और छ में अ की उपस्थिति है, परंतु क्ष की तरह पूर्व में नहीं। क्ष का उच्चारण अ क छ की तरह होता है और मूर्धा की भूमिका बढ़ जाती है। अतः यदि क और युक्त छ का उच्चारण हो तो क्ष का प्रयोग करना चाहिए और क नहीं रहने पर छ या छ। दूसरी बात यह है कि छ के उच्चारण में संगम नहीं होता, परंतु छ के उच्चारण से पूर्व हल्का सा ठहराव देखा जाता है। इन शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दें। कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा, इसको अच्छा नहीं पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, है ना। अगली बात यह है कि क्ष का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों, संस्कृत के शब्दों में होता है, जबकि छ का देशज में होता है। छ का प्रयोग अपने देशी जो शब्द हैं उनमें होता है और इस क्ष का प्रयोग जो है वो तत्सम शब्दों में होता है और तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं। देखिए, तत्समय शिक्षा, क्षण, शिक्षा, अक्षय, लक्ष्य, परीक्षा, प्रत्यक्ष, समीक्षा, शिक्षक, क्षेत्र, प्रतीक्षा, साक्षी,
निरीक्षक, अधीक्षक, अपेक्षा, दीक्षा, शिक्षिका, क्षति, क्षत्रिय, लक्ष्य, नक्षत्र, समक्ष, उपेक्षा, क्षीण, क्षिप्र। अब देशज में देखो, छाता, छलिया, छड़ी, छप्पर, छद्म या छद्दाम, छुपाना, छाती, छिटकना, छनछनाहट, छाछ, छल, छपाक, छत, छटपटाना, छुछुंदर, छुरी, छाली, बाछा। ये जो है देशज है, इसमें छ का प्रयोग अधिक है, उसमें क्ष का प्रयोग अधिक है तत्सम शब्दों में। न और न का प्रयोग देखो, कई जगह इस न और न में अंतर नहीं कर पाते हैं। अ य न लिखें या अ य न लिखें, अयनांश लिखें या अयनांश लिखें, यहाँ पर कुछ शंका हो जाती है। तो देखिए, सावधानीपूर्वक उच्चारण नहीं करने के कारण इन दोनों वर्णों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हमारे प्रारंभिक शिक्षक इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, जो पहले पढ़ाते हैं, पहली से पाँचवीं तक, उनको इस बात पर जोर लगाना चाहिए कि न कहाँ आएगा और न कहाँ आएगा। तो न को बड़ी न या य अथवा मूर्धन्य न और न को न या छोटी न कहकर छात्र छात्राओं को भ्रमित कर देते हैं। इनको अलग अलग बात बताकर भ्रमित कर दिया जाता है। ये दोनों नासिक के व्यंजन हैं। न के उच्चारण में वायु मूर्धा को छूती हुई नाक से निकलती है, जबकि न के उच्चारण में वायु दांत को छूती हुई नाक से निकला करती हैं। इसलिए यदि न को अर या मूर्धन्य न और न को सीधे न या दंत न कहा जाए तो ब्रह्म न के बराबर होगा। देखिए, सामान्यतया री र श के बाद न का प्रयोग होता है, परंतु मध्य में कोई स्वर वर्ण क वर्गीय या पंचवर्गीय व्यंजन अथवा य व ह रहे तो न का प्रयोग होगा। यदि ऋषि र श के बाद न का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें, परंतु बीच में कोई स्वर वर्ण क वर्गीय या पंचवर्गीय व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर य व ह रहे तो न का प्रयोग होता है। देखिए, शरण, मरण, कण, फण, प्रसारण, रमण, भूषण, आभूषण, आकर्षण, रामायण। अब रामायण को रामायण नहीं लिखेंगे, रामायण लिखेंगे। चरण, समरण, उच्चारण, अधिकरण, संचरण, संकरण, और र आला है इसलिए उसको न लिखेंगे। हरण, रण, भ्रमण, दर्पण, दर्पण को दर्पण नहीं लिखेंगे, दर्पण लिखेंगे। अनुसरण, करण, लक्ष्मण, भरण। न का प्रयोग कहाँ होगा? कहना, कहना नहीं होगा, वहाँ कहना होगा। ऐसे ही मरना, मरना नहीं होगा, मरना होगा, है ना। रण, अब जैसे यहाँ र आया तो भी रण नहीं होगा। रण युद्ध होता है और रण खेल में होते हैं। रण अलग है, रण अलग है, इसलिए उनको भेदों को समझे। चाहे र आया उसके बाद न भी आ सकता है, न भी आ सकता है, परंतु अर्थ के भेद के कारण दोनों में अंतर आ जाता है। रण युद्ध, रण खेल में, है ना। प्रार्थना, परिवर्तन, गमन, मूर्छना, सूचना, जलना, रसायन, जलपान, बेचना, नमन, गलना, रचना, बहना, बलवान, महान, अध्ययन, शमन, ज्ञान, भरना, अर्चना, विद्वान, गवन, विज्ञान।